चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे शामिल होते रहेंगे। कुछ के साथ इंटरनेट का इशू है, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो सबको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा प्रोबेबिलिटी है, और इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो पिछले 2 साल से बहुत बढ़ गई है। एचईसी ने प्रॉपरली इस पे टारगेट किया हुआ है इस टॉपिक को, और तकरीबन पिछले साल का जो पेपर है उसका 25%, मैथमेटिक पोर्शन का जो 25% है वो यहाँ प्रोबेबिलिटी से था। इसी तरीके से जो हेड का टेस्ट था उससे पिछले साल उसका अंदाजन 30% प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, जो कि बहुत ज्यादा है। पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम किसे कहते हैं। तो आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे तो डेफिनेशन लिखी हुई है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ बिलीफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी क्या है, बड़ी ही आसान जबान में, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज अ मैथमेटिकल गेस। इट इज अ मैथमेटिकल गेस। गेस क्या होता है? गेस होता है कि कोई इवेंट जो है उसके होने के कितने चांसेस हैं। अगर वो चांसेस आप मैथमेटिक्स को यूज करके बताएं, किसी इवेंट के होने के चांसेस अगर आप मैथमेटिक्स को यूज करके बताएं, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेट सपोज एक इवेंट है, एक इवेंट है कि डाइस को थ्रो किया जाता है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इस इवेंट के लिए ग्रेटर देन 3 की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, तो वो किस तरीके से होगा? तो ये जो प्रॉपर इवेंट है कि हमें जो डाइस थ्रो किया है, और हमारा जो जो रिक्वायर्ड इवेंट है वो क्या है कि कोई ऐसा नंबर हो, कोई ऐसा नंबर आए जो कि ग्रेटर देन 3 हो। तो अब जो गेस हम करेंगे वो मैथमेटिक्स को यूज करते हुए गेस करेंगे, और उसको हम फिर प्रोबेबिलिटी कहेंगे। एक तो गेस होता है ऐसे ही तुक्का जो होता है, वो आप ऐसे ही किसी तरीके से भी तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स को यूज करके आप तुक्का लगाते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बिलीफ दैट एन इवेंट विल अकर ऑन चांस। हमें श्योरिटी तो नहीं होती ना, हम सिर्फ उस चांस की जो कैलकुलेशन होती है वो करते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अब इसको देखिए कि ये जो पर्टिकुलर इवेंट है डाइस के थ्रो करने वाला, तो इसकी पहले पहले क्या होगी, सैंपल स्पेस बनेगी। अब सैंपल स्पेस क्या होती है? किसी भी इवेंट में जो भी आपके चांसेस होते हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, उनका एक सेट होता है सैंपल स्पेस। अब जब डाइस थ्रो होता है तो कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं? अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं तो मुझे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, एंड मुझे 6 मिल सकता है। तो ये जो चीज है ना, ये जो मैंने एक सेट बनाया हुआ है पॉसिबल इवेंट्स का, पॉसिबिलिटीज का जो मैंने सेट बनाया है, इसे प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में सैंपल स्पेस कहा जाता है। ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या चीज होती है? पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट्स का एक सेट बना हुआ, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो जब डाइस थ्रो हुआ, अब लूडो खेलते हो ना, लूडो में डाइस होता है।
तो डाइस थ्रो हुआ, तो उसमें जो पॉसिबल इवेंट्स थे वो कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं ना, इनमें से बाहर कुछ नहीं हो सकता। जब डाइस थ्रो करेंगे आप, तो इनमें से कोई एक होगा। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है। अब इन पॉसिबल आउटकम्स का जो ये सेट बनाया है हमने, इसे क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अब जो हमें इवेंट चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड इवेंट है, बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं? उस डिजायर्ड इवेंट की। वो डिजायर्ड इवेंट कौन सा है? वो है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कोई ऐसा नंबर हमें मिले जो ग्रेटर देन 3 हो। तो जिस तरीके से आप मार्क्स की परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं, मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, कि ऊपर से आप ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखते हैं और नीचे जो है टोटल मार्क्स लिखते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे जो आपके ऑब्टेन्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ऑब्टेन्ड नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स हैं, आपके डिजायर्ड इवेंट कौन कौन से होंगे? ग्रेटर देन 3। डाइस थ्रो किया, अब आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन 3 इवेंट आपको मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं। तो जब डाइस थ्रो हुआ तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स ये हैं 1 2 3 4 5 6, और आपके डिजायर्ड कौन से हैं ग्रेटर देन 3 में? एक 4, एक 5 और एक 6। तो टोटल नंबर इनका कितना हुआ? 3। तो इसके न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 3/6। अब फ्रैक्शन के एतबार से ये प्रोबेबिलिटी है, इसको सिंपलीफाई भी किया जा सकता है। 1 टाइम 3 is 3, 2 टाइम 3 is 6। तो फ्रैक्शन में अगर आपको आंसर चाहिए तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर डेसिमल में चाहिए तो 1 को 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, 0.5 आंसर मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर परसेंटेज में आपके ऑप्शंस हैं, परसेंटेज में, तो आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100%, मल्टीप्लाई विथ 100%, ठीक है। 2 की टेबल यहाँ पे लगा लें, इसकी मिलेगी हमें 50%। जब डाइस थ्रो हुआ, हमसे पूछा गया कि आप प्रोबेबिलिटी निकालें किसी ऐसे इवेंट की जो कि ग्रेटर देन 3 हमें मिले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से ना प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या है? कि मैथमेटिकल गेस है। एक तो तुक्का हम ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से फार्मूला को यूज करके, इस तरीके से मैथमेटिक्स को यूज करके अगर लगाओ, तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हम चांस को फाइंड करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स को यूज करके, फार्मूलाज को यूज करके हम चांस का बताते हैं। ठीक हो गया। अब एक और मिसाल मैं आपको सादा सा मिसाल दूंगा। लेट सपोज इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वहां पे टॉस होता है। अब कोई कॉमन मैन आपसे कहता है कि बताओ बाबर आजम के टॉस जीतने के कितने चांसेस हैं? फॉर सपोज आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता, तो आप कह देंगे 100% है, या लेट सपोज आप कहेंगे 0% है। लेकिन अगर आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का, तो आप कहेंगे भाई देखो, मेरी नॉलेज के हिसाब से, मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से बाबर आजम के 50% चांसेस हैं। अब देखिए, है तो सारा कुछ जो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन ये भी है, प्रिडिक्शन ये भी है, और प्रिडिक्शन ये भी है। लेकिन ये वाली जो प्रिडिक्शन है ना, ये वाली, वो लॉजिकल प्रिडिक्शन है। वो आपने अपने लॉजिक्स को यूज करके की है 50%। अब 50% कैसे हुआ? आप कहोगे कि भाई देखो, जब टॉस होता है ना, तो वहां पे कॉइन यूज होता है, और कॉइन में दो ऑप्शन होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल। अब लेट सपोज बाबर आजम कहते हैं हेड, तो जब प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है, तो आपको मैंने बताया कि पहले न्यूमिनेटर में डिजायर्ड इवेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट। तो यहाँ पे आपका जो डिजायर्ड इवेंट है वो हेड है, और वो हेड जो सैंपल स्पेस में एक मर्तबा आता है।
तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टास्क के लिए क्या होगा, हेड और टेल होगा। तो 1 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, परसेंटेज निकालने के लिए तो ये कितना बनेगा, 50%। तो ये जो आपने गेस किया ना, ये आपने लॉजिकल गेस किया है कि भाई जब कॉइन को फेंका जाएगा, कॉइन को फ्लिप किया जाएगा, तो वहां कॉइन पे तो दो ही ऑप्शन है, एक हेड है और दूसरा टेल है। तो लेट सपोज बाबर आजम ने हेड कहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। यहां तक समझ आया आपको, क्लियर है यहां तक? जी अल्लाह रखा। ये है कि आपका जो डिजायर्ड इवेंट है ना, जो आप चाहते हो कि हमारा वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो पॉसिबल हैं टोटल, वो आप डिनोमिनेटर में रखोगे। चले, इस पे क्वेश्चंस आगे आएंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, ये तो फर्दर इसकी थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की। ये सिर्फ आप, ये नोट्स में आपको दे दूंगा, तो ये आप सिर्फ इसको रीड आउट कर लेंगे। कभी कभी यहां से पूछ लेता है, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथ दैट स्टडीज पैटर्न्स ऑफ चांसेस। ठीक है, द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस ओवर मेनी मेनी ट्रायल्स। ये इसकी थ्योरी है। ये उसकी फर्दर उसकी डेफिनेशन है, मेजर ऑफ हाउ लाइकली इट इज सम इवेंट विल अकर। कितने चांसेस होते हैं किसी भी इवेंट के, जो अकरेंस के चांसेस हैं वो कितने होते हैं, उसे हम दरअसल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये वही क्वाइन वाला एग्जांपल है। ये है फार्मूला। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ, मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिखता हूं, नंबर ऑफ, इसको डिजायर्ड कहते हैं, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब इवेंट्स का कैसे पता चलेगा आपको? आप जब सैंपल स्पेस बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे क्वाइन को फ्लिप किया गया ड्यूरिंग टॉस, तो इसे कहेंगे एक्सपेरिमेंट। ये क्वाइन फ्लिप जो है ये एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे पहले आप। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, वो आप लिखें। अब क्वाइन एक मर्तबा फेंका गया है, ठीक है, वन टाइम, वंस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये इसका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब लेट सपोज आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हो टेल की। आप जानना चाहते हो कि टेल आने की कितने चांसेस हैं, टेल की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या करेंगे कि आपका डिजायर्ड इवेंट जो है ना, वो न्यूमिनेटर में होगा। डिजायर्ड आउटकम आपका क्या है, टेल। अब देखेंगे सैंपल स्पेस को कि सैंपल स्पेस में टेल कितनी मर्तबा है। डिजायर्ड इवेंट को सैंपल स्पेस में चेक करेंगे, ये सैंपल स्पेस है, इसमें चेक करें टेल कितनी मर्तबा है, जस्ट वंस।
तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अगर इसमें 2 मर्तबा होता टेल तो यहाँ पे 2 लिखते। अगर 3 मर्तबा होता सिंपल स्पेस में तो 3 लिखते। जितनी मर्तबा भी नंबर ऑफ टाइम्स जो डिजायर्ड इवेंट है वो लिखते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसके? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैंपल स्पेस के। ये सैंपल स्पेस है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2 हैं, तो ये 1/2। तो अगर फ्रैक्शन में चाहिए आपको, दिस इज आंसर। अगर डेसिमल में चाहिए तो 0.5। अगर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100%। तो ये समझ में आया अला बचा? चलें जी, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो भी प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करें उसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जिस तरीके से आप कॉइन को फिलिप करते हैं ये एक्सपेरिमेंट है। जिस तरीके से आप लेट सपोज आपके पास एक कार्ड गेम है, ठीक है ना, कार्ड गेम आप समझते हैं ना, जिसे हम वो कहते हैं, ये किंग क्वीन और ये जो होते हैं ना, ये कार्ड गेम होती है। मैं आपको उसका इमेज भी दिखाता हूं आगे चल के। जो पत्ते होते हैं, पत्तों पत्ते बने होते हैं ना, किंग फिर क्वीन का पत्ता होता है, इस तरीके के जो होते हैं, वो कार्ड गेम है। तो वो भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। और एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल वो होती है कि जिसका आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बताया गया हो, आपको जस्ट डेटा दी गई हो कि एक इवेंट हुआ था, उसमें ये जो चीज है उसकी 0.03 चांसेस थे, और दूसरे इवेंट के 0.07 थे। अब तीसरे के बताएं कितनी चांसेस होंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। मतलब वो डेटा होती है, लेकिन उससे आपको कोई काम नहीं है। आपको जो चीज चाहिए वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। हमारे सिलेबस में जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। और उसमें भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो एचईसी हमसे डिजायर करता है, जो एचईसी की हमें रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो हमारा बहुत टाइम लगेगा, तो जो जो एचईसी चाहता है हमसे, हम वो पढ़ेंगे। अब हमसे एचईसी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में देखता है ना, जो पूछता है वो क्या पूछता है? एक तो कॉइन का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें कॉइन फ्लिप किया जाता है, वो आपने क्रिकेट गेम में देखा होगा, टॉस होती है। दूसरा कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है एचईसी की नजर में? वो होता है कार्ड गेम। ठीक है, कार्ड गेम होती है हमारे पास। उसके बाद जो तीसरा इवेंट है, तीसरा इवेंट हमारा होता है बॉल कलर्स का, जिसमें के बॉल्स होते हैं, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो पूछे जाते हैं।
Okay, when question arises related to chance of something happening, you are dealing with probability. अगर मैथमेटिक्स में कभी भी आपको किसी इवेंट के जो होने के चांसेस हैं उसके बारे में पूछे, तो इसका मकसद है आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। कभी कभी सीधा नहीं पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, इस तरीके से सीधा नहीं पूछता। वो पूछता है कि फाइंड द चांसेस ऑफ हैविंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम अ बैग। तो इस तरीके से ये भी आपको मतलब आइडिया हो कि कभी कभी वो प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट वर्ड यूज करता है और कभी कभी सिर्फ हैपनिंग या फिर चांसेस का वर्ड यूज करता है। उसके बाद ये कुछ प्रोबेबिलिटी में यूज होने वाले कॉमन टर्म्स है। पहला है एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने आपको डिफाइन किया है कि एक सिचुएशन जिसमें के, चले अजान आ जाए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ऐसा इवेंट जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स, जैसे आप कॉइन को फेंकते हैं तो वहां पे हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अगर टू कॉइन्स को फेंकते हैं तो फिर इवेंट्स का जो तादाद है, इवेंट का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आउटकम, आउटकम होता है कि पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आपने करा है तो उसमें कितने क्या क्या उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो हो सकते हैं, उन सबको हम आउटकम कहते हैं। जैसे अगर हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये जो हेड हुआ या टेल हुआ ये इसके आउटकम हो जाएंगे। इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं? जिनके बराबर की चांसेस हो, ऐसे आउटकम्स जिनके बराबर के चांसेस हो होने के, उन्हें हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। जैसे अगर आप एक मर्तबा कॉइन फ्लिप करोगे तो हर आउटकम के बराबर चांसेस होंगे। जैसे हेड हुआ और टेल हुआ, उनके बराबर के चांसेस हैं 50% 50%। तो इसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप डाइस को रोल करते हैं, अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो वहां पे भी इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, क्योंकि डाइस में जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और हर आउटकम के बराबर के चांसेस होते हैं। उसके बाद सैंपल स्पेस, मैंने पहले आपको बताया कि एक सेट होता है आउटकम्स का। जो एक्सपेरिमेंट के दौरान आउटकम्स हमें मिलते हैं उनका एक सेट बनाते हैं, उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कॉइन फ्लिप किया तो हेड और टेल उसके आउटकम्स हैं, अब उनको आपने एक सेट बना दिया तो उसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। और किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सैंपल स्पेस बुनियादी हैसियत रखता है। जब भी आप कोई भी सवाल सॉल्व करेंगे ना प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो उसके लिए आप सैंपल स्पेस जरूर बनाएंगे। इवेंट किसी भी आउटकम को कहा जाता है सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। आसान अल्फाज में आप आउटकम को सैंपल पॉइंट भी कह सकते हैं। आउटकम या सैंपल पॉइंट एक ही चीज है। ये तो अगेन उसकी डेफिनेशन हो गई प्रोबेबिलिटी की। अच्छा, ये कुछ कुछ जो है ना वो इसकी थंब रूल्स है, वो आपने याद रखने हैं।
कि जैसा कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर कोई दो इवेंट है ए और बी, अब ए के जो चांसेस है वो बी से ज्यादा है या उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसका ये मकसद है कि ए के होने के चांसेस ज्यादा हैं बी से। फॉर सपोज मैं एक आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं यहाँ पे। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। ऐसे बताऊंगा तो ठीक तरीके से आइडिया आपको नहीं हो पाएगा। अब ये देखें, ये है कार्ड गेम, ठीक है, ये कार्ड गेम है, इसकी ये डिटेलिंग है। इसको थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं। ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इनमें ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। आप नीचे ये कार्ड्स देख रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होता है, ठीक है। 52 कार्ड्स हमारे पास टोटल होते हैं। अब उन 52 में अगर पैटर्न के लिहाज से देखें तो 4 तरह के पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न ये है जिसे हम हार्ट कहते हैं, ठीक है, ये सिंपल है। दूसरा ये है जिसे डायमंड कहते हैं। तीसरा पैटर्न ये है जिसे स्पेड कहते हैं। चौथा ये है जिसे क्लब कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा टोटल 52 कार्ड्स हैं और 52 कार्ड्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं 4 तरह के पैटर्न्स में। अब ये जो पैटर्न है, जो हर्ट वाला है, इसके 13 कार्ड्स होंगे। ये जो डायमंड है इसके भी 13 होंगे। ये जो स्पेड है इसके भी 13 होंगे। और ये जो क्लब है इसके भी 13 होंगे। ईच पैटर्न हैज गॉट 13 कार्ड्स। इनको जमा करेंगे तो टोटल 52 बनेगा। ठीक है, ये एक बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन हो गई कि कार्ड गेम में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और हर पैटर्न के 13-13 कार्ड्स होते हैं। पैटर्न कौन कौन से हैं? हर्ट है, डायमंड है, स्पेड है, क्लब है। अपने ये नाम जरूर याद रखने हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एचईसी इन कार्ड गेम पे बहुत देता है। अब फर्दर इसको देखें। अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? ये होता है एक ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये जिस पे ना ए लिखा हुआ है, ये ए आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। इसे हम एस कहते हैं, एस, ए सी, ठीक है, एस। अब ये जो एस है, ये हर्ट का एस है। ये हर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, ये हर्ट का एस है। इसी तरीके से ये डायमंड का एस है। फिर ये क्लब का है, ये स्पेड, ये सॉरी, ये स्पेड का है, ये क्लब का है। तो ये है एस कार्ड्स, ठीक है। यानी कि एक जो पत्ता होता है 13 में से एक जो है वो होता है एस। इस तरीके से सबका हर पैटर्न में एक एस हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाए, फिर होते हैं नंबर्स। 2 से स्टार्ट होते हैं, ये आपके सामने होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एस और ये 9 पत्ते जो नंबर्स के साथ हैं, इनको मिला के बनेंगे 10 पत्ते। 13 में से 10 ये हो गए, ठीक है। बाकी कितने बचते हैं? 3। अब वो 3 कौन से होते हैं? ये आपके सामने जे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जेक कहते हैं, जेक। जिस पे जे लिखा हुआ है ये जेक है। अब हो गए हमारे पास 11। और एक क्वीन बनी हुई है, क्यू लिखा हुआ है, ये हो गए 12। और ये किंग, 13। ऐसा हर पैटर्न में होगा। पहला होगा एस, उसके बाद नंबर स्टार्ट होंगे 2 से लेकर 10 तक।
उसके बाद जैक, क्वीन और किंग। तो ये सारे मिला के कितने बनते हैं? ये बनते हैं 13। और हर पैटर्न के 13 अगर हम जमा करें तो टोटल बनते हैं 52। ये आपको क्लियर है यहां तक? इसमें कोई अगर सवाल है तो यहां से पूछे, अदरवाइज इस पे एक दो सवाल करेंगे इस कार्ड गेम पे। काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है इसमें, इस कार्ड गेम के जो ये पत्ते हैं इनसे रिलेटेड। यहाँ पे एक सवाल है कि नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स जो है ये लेस होने चाहिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जी, या तो लेस होंगे या बराबर होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। डिजायर्ड इवेंट्स जो है या तो लेस होंगे या फिर इक्वल होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में किसी को सवाल नहीं है। मैं अभी ऐसा करता हूँ, आपके साथ एक दो क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ जो पास्ट में आए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये एक सवाल है जो पास्ट में पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एस फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? ठीक है। अब आ जाते हैं कि क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है। सवाल में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन एस, ड्राइंग इन एस। एस का क्या मतलब होता है? सॉरी, ये पेन में थोड़ा सा पता नहीं क्यों इश्यू है। ठीक है, एस क्या होगा? एस जो मैंने आपको दिखाया था ना वो पैटर्न्स में, इस तरीके का जो बना हुआ था, ए जिस पे लिखा हुआ था, उसको फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो एस जो है वो हर हर पैटर्न में जो एस का पत्ता वो एक था। हर पैटर्न में एक ही पत्ता है एस का। इस तरीके से चार पैटर्न है, हर्ट है, एक डायमंड है, स्पेड है, क्लब है। ठीक है, हर पैटर्न में एक एक पत्ता होगा एस का। तो आप इसको देखें कि इसमें चार होंगे टोटल। डिजायर्ड जो आउटकम है आपके वो क्या है? 4। क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स में सिर्फ चार जो पत्ते हैं वो एस के हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं तो 52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। 4 डिवाइड बाय 52, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 13। ये क्लियर है? 1 डिवाइड बाय 13 जो है ये इसका सही जवाब है, यानी कि बी जो है ये सही है। अब एक बार फिर से वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप थोड़ा सा गौर कर सकें कि एस क्या होता है, वो किस तरीके का होता है। ये आप दे सकते हैं, ये है, ये एसेज हैं, ठीक है। टोटल कितने एसेज हैं? चार एसेज हैं। तो डिजायर्ड आउटकम में मैंने क्या लिखा था? 4 डिवाइड बाय टोटल आउटकम, ये कितने, ये सारे अगर मिला के कितने बनते हैं? 52। तो 4 डिवाइड बाय 52, अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/13। चलो एक और सवाल इस पे करते हैं कार्ड गेम पे। चले ये मैं आपसे पूछता हूँ ना, मैं इसको क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ लेकिन ये आपने जवाब देना है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड? अब हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वीन की, जिस तरीके से हमने पहले एस की थी ना।
अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वीन की। चलिए अब आप बताएंगे कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है जी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, सबका जवाब सही है। तो क्वीन हमारा डिजायर्ड इवेंट है, ठीक है। अब डिजायर्ड इवेंट जो क्वीन है वो एक एक है। हाँ, तो टोटल कितने बनेंगे? चार। अब चार को अगर आप डिवाइड करो 52 से, तो ये क्या बनेगा? 1/13। तो इसका डी जो है ये सही जवाब। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं। अब जरा इसको देखें। अब ये कहता है कि इन अ बॉक्स देर आर 8 ऑरेंज, 7 वाइट एंड 6 ब्लू बॉल्स। इफ अ बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, रैंडमली से ये मुराद होता है कि आप बिना किसी इवेंट को प्रिफेर करके आप उठा रहे हैं। आप जस्ट ऐसे ही उठा रहे हैं, किसी को प्रेफरेंस नहीं दे रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर ऑरेंज नार ब्लू? अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ठीक है। मैंने नाइदर वाला केस आपको अभी पढ़ाया नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने लगा हूं सवाल को। मैं पहले आपको ये कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑरेंज, ठीक है। मैं यहां तक करता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा नाइदर वाला केस। अभी आप ऐसा करें कि आप इस तरीके से सॉल्व करके बताएं। इन अ बॉक्स देयर आर 8 ऑरेंज, 7 वाइट, 6 ब्लू बॉल्स। इफ बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑरेंज बॉल? आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? ऑरेंज की फाइंड करनी है। तो ये मुझे करके बताएं, ऑरेंज की कितनी बनेगी। और याद रखिएगा, ये इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने खुद से सवाल बनाया है ना। ना इधर मैंने कट कर दिया है, सिर्फ मैं आपसे ऑरेंज की पूछ रहा हूँ। देखिए, ऑरेंज जो डिजायर्ड इवेंट है उसके टोटल कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। तो टोटल डिजायर्ड इवेंट है 8, ऑरेंज 8 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 8 + 7 15, 15 + 6 21।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज हो गई 8/21। ठीक है, ये सही जवाब है इसका। अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, अब मैं आपको कहता हूं कि दैट इट इज ऑरेंज आर ब्लू। आर ब्लू, ठीक है, नार नहीं होता ये आर, इसको आर कर देते। अब आपको क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑरेंज आर ब्लू की। अब आपका डिजायर्ड इवेंट क्या है? आप चाहते हैं कि या तो आपको ऑरेंज बॉल मिले या ब्लू बॉल मिले। तो अब आपके डिजायर्ड इवेंट्स कितने हो गए? ऑरेंज के 8 प्लस में ब्लू के 6। 8 + 6 कितने हो जाएंगे? 14। और टोटल आउटकम कितने हैं? - 21। तो ये अच्छा, सॉरी, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, तो उसके लिए माजरत। मैं क्वेश्चन फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये सवाल था, ठीक है। अब हम एग्जैक्टली इस पे आ जाते हैं। ये जो सवाल लिखा हुआ है ना, इस पे आ जाते हैं। कहता है कि बॉक्स में 8 ऑरेंज है, 7 वाइट है और 6 ब्लू है। इफ बॉल इज पिक्ड अप रेंडमली, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर ऑरेंज ब्लू? अब नाइदर ऑरेंज नार ब्लू से क्या मुराद है? कि ना तो ऑरेंज हो ना ब्लू हो। अब आपका डिजायर्ड जो इवेंट है वो क्या हो जाएगा? ना ऑरेंज हो ना ब्लू हो। अब आपका डिजायर्ड इवेंट क्या होगा? इवेंट हो जाएगा आपका वाइट। वेरी गुड। तो वाइट की चांसेस है। एक मिनट में, अच्छा मैं एक मिनट माजरत चाहता हूँ, ये मैं एक साहब है उनसे बात कर लूं। जी हाँ। तो अभी हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? व्हाइट बॉल की।
तो उसके लिए क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? वाइट बॉल कितने हैं? 7, और टोटल कितने हैं? 21। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3। तो जिसका भी जवाब ए है वो बिल्कुल सही है। ये क्लियर है ये सवाल? आगे बढ़े। ओके। अब ये जरा देखें, ये कहता है कि इफ वी थ्रो 2 कॉइन्स इन द एयर, 2 कॉइन्स, ठीक है, इसको जरा देखिएगा। 1 कॉइन वाला किस्सा तो मैंने आपको बताया था ना। अब ये है कि 2 कॉइन्स को ये फिलअप करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल्स, दोनों टेल्स हो, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो तो आप सैंपल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो। अब एक ही वक्त में अगर 2 कॉइन्स फ्लिप हो रहे हैं तो देखें, ये हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, ये हो सकता है कि एक पे हेड हो दूसरे पे टेल हो, ये हो सकता है कि एक पे टेल हो दूसरे पे हेड हो, और ये हो सकता है कि दोनों पे टेल हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। आप चाहें तो चेक कर लें। अगर 2 कॉइन्स फ्लिप करते हैं तो यही पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, दोनों हेड, या फिर एक हेड और दूसरा टेल, या एक टेल दूसरा हेड, या दोनों पे टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये आउटकम्स जब हम लिखेंगे सेट की फॉर्म में तो इसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस। ये आपका बन गया सैंपल स्पेस, ठीक है। अब आ जाएं आपके क्वेश्चन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 2 हेड्स। अब जो डिजायर्ड इवेंट है वो क्या है? डिजायर्ड इवेंट आपका क्या है? 2 टेल्स। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस में चेक करें कि 2 टेल कितनी मर्तबा है। सिर्फ एक मर्तबा है, यहाँ पे 1 लिखना है। और टोटल आउटकम्स कितनी है? 1 2 3 4, यहाँ पे 1/4 कर लेना है। तो ये आपका जवाब है 1/4। ये क्लियर है सबको? चले एक और सवाल इस पे करते हैं। A bag has 5 white marbles, 8 red marbles, and 4 purple marbles. If we take a marble randomly, then what is the probability of not getting purple marble? अब सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये आप सवाल करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल, ठीक है। हमारे पास मार्बल्स किन किन कलर के हैं? व्हाइट का है, रेड का है, एंड पर्पल का है। आपको पर्पल नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी क्या चाहिए आपको? व्हाइट चाहिए या फिर रेड चाहिए? यहाँ लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और रेड मार्बल। अब डिजायर्ड इवेंट्स कौन कौन से हो गए आपके? आपके पास हो गए व्हाइट या फिर रेड। अब व्हाइट कितने हैं? 5। रेड कितने हैं? 8। 5 + 8 13। टोटल आउटकम कितने हैं? 5 8 13, 13 + 4 17, 13/17। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो पॉइंट्स के लिए फिर फर्दर आप इसको
डिवाइड करेंगे 13 को 17 के साथ। 13 डिवाइड बाय 17, टेबल नहीं लगेगी, डायरेक्ट जीरो दे के डेसिमल दे देंगे तो ये 130 हो जाएगा। अब 130 पे 17 की टेबल कितनी मर्तबा, 7 मर्तबा लगा के देखते हैं, बढ़ जाएगा। 6 मर्तबा लगा के देखते हैं, 6 टाइम्स 7 इज 42, ये हो जाएगा 102। ये कम है ना, 7 टाइम्स 7 इज 49। हाँ सॉरी, 7 टाइम लगेगी इस पे। 7 टाइम लगेगी ना, 7 टाइम्स 7 इज 49, 119 हो गए, ठीक है। बाकी 13 बचेंगे, तो ये 0.77 इसका सही जवाब। वेरी गुड, सबने सही जवाब, माशाल्लाह। चलिए थोड़ा और आगे इससे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द फॉलोइंग कार्ड्स फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। अब ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखें स्पेड के कितने कार्ड्स हैं, अगर आपको रिमेम्बर करें, थोड़ा सा हम पीछे जाएं। स्पेड जो था उसके कितने पैटर्न थे ना, एक हर्ट था, एक डायमंड था, एक स्पेड था, और एक क्लब था। इनके सबके 13-13 थे। स्पेड के भी कितने हुए, 13। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/4। ठीक हो गया ये। चले उसके बाद क्या पूछ रहा है, ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो अब रिमेंबर करें कि ब्लैक कार्ड कितने हैं। 4 तरह के पैटर्न है, 4 में से 2 ब्लैक पैटर्न्स हैं और 2 रेड पैटर्न्स हैं। 2 ब्लैक हैं और 2 रेड हैं। और हर पैटर्न में कितने कार्ड्स हैं, 13-13। तो अगर ब्लैक के टोटल काउंट करेंगे तो 26 होगा। वेरी गुड, ब्लैक कार्ड 26 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, तो ये हो जाएगा 1/2। ये क्लियर है आप सबको, क्योंकि टोटल जो ब्लैक कार्ड्स हैं वो 26 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 52। गेटिंग अ नंबर कार्ड, नंबर कार्ड कितने हैं कौन बताएगा। नंबर कार्ड मैंने आपको दिखाए थे ना, जो 2 से स्टार्ट हो रहे थे अप टू 10, और ये हर पैटर्न में थे ऐसे ही, 2 से लेकर 10 तक हर पैटर्न में। नहीं, 2 से लेकर 10 तक बनते हैं 9, ठीक है। और इसी तरीके से हर पैटर्न में 9 9 नंबर कार्ड्स है ना, तो ये 36 बनेगा, टोटल 36 बनेगा। क्योंकि 9 कार्ड, नंबर कार्ड 9 जो है वो हर पैटर्न में, और टोटल पैटर्न कितने हैं, 4, तो 9 टाइम 4 इज 36 डिवाइड बाय 52। 36 डिवाइड बाय 52। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18/26 हो जाएगा, ऐसी ना। फिर उसको 9/13 हो जाएगा। ये इसका सही जवाब है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब एक और टेक्निक आपके साथ में शेयर करूंगा प्रोबेबिलिटी से। बाकी इसकी जो भी सवाल जो पास में आए हैं, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सके, वो आपके असाइनमेंट में मैं दे दूंगा। और ये होता है हमारे यहाँ कि असाइनमेंट भी डिस्कस होती है ना, जैसे कल की असाइनमेंट में लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ।
और स्पेशली जिस बच्चे ने मैक्सिमम सही किए हैं उसकी मैं असाइनमेंट यहाँ पे शेयर करके ना मैं उस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। हर असाइनमेंट आपकी यहाँ पे डिस्कस होगी। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पास के कुछ मिस हुए हैं हमसे, वो आपके असाइनमेंट में होंगे और फिर वो फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे कल। तो एक बाकी जो एक टेक्निक यहाँ पे मिस हुई है ना, वो मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी के हवाले से। देखिए कभी कभी एचईसी वाले मुश्किल सवाल भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा इजी दे। अब इसमें कभी कभी ये सवाल बहुत तंग है, इसमें गलती हो जाती बच्चों से। सवाल ये है कि एक जगह पे शार्ट या इसको इस तरीके से लिखते हैं। जी ये थर्ड लेक्चर है। एक कल्चरल इवेंट है, उस कल्चरल इवेंट में ब्राउन पीपल भी मौजूद है और वाइट पीपल भी मौजूद है। ठीक है, ब्राउन का मतलब है एशियन पीपल और वाइट का मतलब है वेस्टर्न पीपल। और सिमिलरली उसी इवेंट में कुछ शार्ट है और कुछ टाल है। एक इवेंट है कल्चरल इवेंट जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारे मर्द हजरात आए हुए हैं। कुछ मर्द ब्राउन कम्युनिटी से हैं। ब्राउन का मकसद कलर आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि ये है कि एशियन है। और कुछ जो है वो गोरे हैं, अंग्रेज हैं। उसी इवेंट में कुछ शिमाल है, कुछ टाल है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन टाल पीपल, ब्राउन टाल पीपल। अब ये इनके नंबर आपको दिए जाएंगे। लेट सपोज उसमें जो ब्राउन है वो 26 है, जो वाइट है वो 30 है, फिर जो शिमाल है वो 40 है। ठीक है, और आपको ये भी बताया गया है कि शिमाल के शिमाल में से 50% जो है वो ब्राउन है और 50% वाइट है। जो शिमाल कद से, शिमाल का मकसद है शिमाल कद है उनका 40 है जो कि टोटल। अब इस 40 में 50% ब्राउन है और 50% वाइट है। यानी कि शिमाल में जो 20 लोग हैं, 20 बंदे हैं, वो ब्राउन कम्युनिटी से हैं और 20 जो है वो वाइट कम्युनिटी से हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्राउन टाल की। ब्राउन तो टोटल 26 है ना, लेकिन ब्राउन टाल कितने हैं? कौन बताएगा कितने ब्राउन टाल कितने हैं? अब आपने ये गौर करना है कि ब्राउन शिमाल तो हो गए 20, क्योंकि शिमाल टोटल 40 है और 50% उसमें से ब्राउन है। 40 का अगर आप 50% करोगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि ब्राउन शिमाल जो है वो 20 है। अब 20 ब्राउन तो शिमाल है ना, तो टाल कितने होंगे ब्राउन टाल? वो 6 होंगे जस्ट। 26 में से 20 तो ब्राउन शिमाल है, शिमाल कद के हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि शिमाल टोटल 40 है, जिसमें से 50% ब्राउन है, 50% व्हाइट है। तो ब्राउन टाल कितने हुए? सिर्फ और सिर्फ 6 हुए। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे कितना है? 26 + 30, यानी कि 56।
इसको सिंपलीफाई करेंगे फर्दर टेबल लगा के ना। अब लेट सपोज कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वाइट स्मॉल पीपुल। वाइट तो 30 है और वाइट स्मॉल कितने हैं? 20। और टोटल पीपल कितने हैं? 56। तो इन इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यह मकसद होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मुश्तरका होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? आपके 6 सब्जेक्ट हैं, मैथ है, चलो 6 को कम करते हैं ना, 4 कर लेते हैं। मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है और फिजिक्स है। मैं फर्दर आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी इंग्लिश मीडियम है, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और एक है जिसकी लैंग्वेज उर्दू है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये टोटल जो इवेंट्स हैं, ये टोटल इवेंट्स हमारे पास 4 और 5 6 बनेंगे। 6 पॉसिबल आउटकम इसके बनेंगे, नहीं, पॉसिबल आउटकम आपके 4 ही हैं, क्योंकि मेन इवेंट्स तो आपके ये है ना, सब्जेक्ट्स। ये तो उनकी जस्ट क्लासिफिकेशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1/4। मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट्स, तो वो क्या हो जाएगी? इंग्लिश मीडियम यानी कि 3 इंग्लिश हैं, क्योंकि 4 में से 3/4। तो कहने का मकसद ये है कि आपने मेन इवेंट्स को देखना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सवाल आए तो उसमें मेन इवेंट का देखना है, बाकी जो क्लासिफिकेशन है उसको नहीं देखना। क्लियर है यहाँ तक? तो आज का लेक्चर इतना ही। अभी वो असाइनमेंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं, क्योंकि नमाज भी काफी देर हो गया है। चलो जल्दी जल्दी से इसको पूरा करते हैं। व्हाट आर न्यूमरल्स? न्यूमरल क्या है आपकी? नहीं, बिल्कुल, मैं बस अभी छुट्टी करते, फिर कल इंशाल्लाह आपका ना एक्स्ट्रा क्लास होगा सुबह में, दिन में 10 बजे। आप उसको ज्वाइन करिएगा। 10 बजे भी हुआ और शाम को इंशाल्लाह अगर मेरी मीटिंग ना हुई तो 6 बजे भी होगा। बहरहाल वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कल सुबह 10 बजे जो सुबह में क्लास है वो लाजमी आपने अटेंड करना है। अभी 6 बजे का मैं आपको कंफर्म करूँ। व्हाट आर न्यूमरल्स, ये उसमें लेक्चर में था, सिंबल्स दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ये जो भी सिंबल्स हम यूज कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी है ये न्यूमरल्स है, ठीक है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर? ऑप्शन है 0, -1 2 0.5। नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे कि 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस तरीके से कैरी ऑन है। तो 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है। -1 भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर का पार्ट है। 0.5 डेसिमल है, डेसिमल कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो नेचुरल नंबर इसमें 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स होल नंबर? अब पहला ऑप्शन है वो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। दूसरे में 0 से स्टार्ट है और फिर 1 2 3 4 5। तो इसका सही जवाब बी है, क्योंकि सी जो है ये इंटीजर है, और डी जो है, ये जो डी है, ये तो इसमें डेसिमल है, तो ये भी जो है ये रेशनल में आ जाएंगे। इसका सही जवाब बी है, जो क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर मैंने आपको पढ़ाए थे कि नेगेटिव भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होता है, तो ए इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर? रेशनल में हमने पढ़ा था कि जो पी बाय क्यू फॉर्म में लिखे जा सके और क्यू 0 ना हो। और प्लस में आपको ये बताया था कि आपने सिर्फ इरेशनल याद करने हैं, रेशनल खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इरेशनल कौन कौन से हैं? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स,
उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे 3 या 2.14356 ये कंटिन्यू है, ठीक है ना, ये खत्म हो रहा है ना ये इसमें रिपीटेशन है। तो एक तो ये आपका इरेशनल है, और दूसरा अगर कोई प्राइम नंबर अंडर रूट के अंदर हो, जैसे रेडिकल 2 हो गया, रेडिकल 5 हो गया, जो भी प्राइम नंबर है अगर वो रेडिकल के अंदर हो तो वो भी आपके इरेशनल है, बाकी सब के सब रेशनल है। तो अब यहां से आप देखें तो इरेशनल को छोड़ के बाकी जो भी बनेंगे वो आपके क्या होंगे, रेशनल होंगे। रेडिकल 2 इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर। पाए पाया जो है इसकी वैल्यू होती है 3.1423, 3.1423, आगे कुछ 7 8 9 इस तरीके से आगे है। बहरहाल ये ना खत्म हो रहा है और ना ही इसमें जो है रिपीटेशन है, तो इसकी वैल्यू भी जो है इरेशनल है। उसके बाद जो यूलर नंबर है इसकी वैल्यू है 7.56894 3, ना रिपीटेशन है ना ही ये खत्म हो रहा है, ये भी इरेशनल है। 4/5, 4/5 P/Q, सीधा सीधा P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रेशनल है। विच नंबर इज इरेशनल? 3/4, 3/4 तो रेशनल नंबर है। -7, -7 भी रेशनल है क्योंकि आप -7 को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं ना, -7 को लिख सकते हैं -7/1, ये P हो गया, ये Q हो गया। -7 तो रेशनल है, ये आपका गलत हो, ये तो रेशनल है, रेशनल नहीं है। 0.75 ये भी रेशनल है। रेडिकल 3, मैंने आपको पहले ही बताया कि इरेशनल आपने सिर्फ याद रखने हैं। इरेशनल में जो प्राइम नंबर रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है इसका सही जवाब डी है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये कल भी डिस्कस हुआ था। प्राइम होते हैं जिसके 2 डिवाइजर्स हो, कंपोजिट होते हैं जिसके मोर देन 2 हो। तो 1 जो है उसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है, दैट इज 1 इटसेल्फ। तो 1 जो है, चले कोई बात नहीं, बहरहाल आपने सब सही किया, एक ही बस गलत। 1 जो है ये इसका सही जवाब। विच नंबर इज कंसिडर इवन? इवन क्या होता है, जिसको 2 एग्जैक्टली डिवाइड करे ना। 3 को नहीं कर सकता, 7 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, -4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेगा 2। 2 टाइम -2 इज -4 और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये सही जवाब है इसका, इवन नंबर है -4। व्हाट आर प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, 2 डिवाइजर्स हो। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो नंबर्स which have only 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हो एग्जैक्टली, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ये भी आपका सही है। which ऑफ फॉलोइंग नंबर्स कंपोजिट? कंपोजिट क्या होता है, जिसके मोर देन 2 डिवाइजर हो। 7 के सिर्फ 2 डिवाइजर है, 1 एंड 7 इटसेल्फ, ये प्राइम है 7। 2 भी प्राइम है क्योंकि एक 1 है और एक 2 है। 4 के 3 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है। 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। सही जवाब जो है इसका, इसका 4 है। 11 के भी 2 है, 11 भी प्राइम है, तो इसका सही जवाब 4 है। तो आपके सब सही है, एक ही गलत है। और ये बात भी ठीक है, आपने पहला लेक्चर नहीं लिया था। चले, शुक्रिया बहुत में, अल्लाह हाफिज। नमाज में बहुत देर हो गई है, इंशाल्लाह कल सुबह मिलेंगे 10 बजे।